बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपने पहले दिन और डार्क साइकोलॉजी में इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि एक्चुअली डार्क साइकोलॉजी है क्या। हमें डार्क साइकोलॉजी को कैसे हटाना है अपनी जिंदगी से। डार्क साइकोलॉजी एक बीमारी जैसी है, एक ऐसी बीमारी जो क्योरेबल है, लेकिन इतना ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करती है कि पहले जमानों में नबी आया करते थे इस बीमारी को हटाने के लिए। एंड वी ऑल नो कि अब कोई नबी नहीं आएगा। अब जिम्मेदारी हम पर है। हम पर जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और पूरी दुनिया में इस बीमारी को स्क्रैच करके निकालें। ये बीमारी किसी भी मजहब के किसी भी इंसान को लग सकती है, और लग जाती है। इतनी ज्यादा लग जाती है कि एहसास तक नहीं होता। आप लोगों ने वो बात सुनी होगी कि बदबू में रहने वाले इंसान को अपनी बदबू का एहसास नहीं होता, उसके लिए नॉर्मलाइज हो जाता है। अक्सर जो पेट लवर्स होते हैं उनके घर में एक स्मेल आ रही होती है, लेकिन दे डोंट नो क्यों। क्योंकि उनको आदत हो जाती है, दे गेट यूज टू ऑफ इट। डार्क साइकोलॉजी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जब आप यूज टू हो जाओ कि आप गंदगी में रहने के यूज टू हो जाओ, आपको फर्क ना पड़े और आप आदतन कोई काम कर रहे हो जिसके ऊपर कुरान में भी है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये अपने बाप दादाओं का दीन फॉलो करता है। अब मसला बाप दादाओं के दीन का नहीं है, मसला इस बात का है कि बिना सोचे हुए बिना समझे हुए कोई भी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया आदतन, और अब वही कर रहे हैं। बुत परस्ती में भी यही होता था। और जब नबी आते हैं तो नबी हमेशा डार्क साइकोलॉजी के अगेंस्ट आते हैं। डार्क साइकोलॉजी एक इंतहाई मैनिपुलेटिव सिस्टम है जो हमारे ऊपर जाल की तरह आ जाता है, जिसको हम लोग देख तो नहीं पाते, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है और वो हमारे घर को गंदे से गंदा बनाता जाता है। कीड़े मकोड़ों को हमारे घर में वेलकम करता है, और आहिस्ता आहिस्ता बीमारियां, एलर्जीज और सारी चीजें क्रिएट होना शुरू हो। और हम लोग समझ में नहीं आता हमें कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम लोगों ने कल इस सब को बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा, और अब हम सबको पता है कि डार्क साइकोलॉजी क्या है। अगर किसी को अभी तक डार्क साइकोलॉजी के ऊपर कोई सवाल है तो अभी कर लें, ताकि मैं सेकंड डे पे चलूँ, ये अज्यूम करते हुए कि आप लोगों को पता है कि डार्क साइकोलॉजी क्या है। आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, उसके बाद हम लोग अपने डे 2 पे आते हैं। अच्छा, वैसे तो डार्क साइकोलॉजी कोई एक्चुअली फील्ड नहीं है जिसको पढ़ा जाए, एक माइंड साइंस का सब्जेक्ट है। जब आप पढ़ते हो तो आपको अंदाजा हो जाए। इसकी कोई डिग्री नहीं है, इसके डिप्लोमास मिलते हैं जगह जगह पर। आप वो पढ़ सकते हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एक दफा इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो इसको आप इंडिपेंडेंटली किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, इस पर कोई बैरियर नहीं। ये कोई साइकोलॉजी की स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कोई किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन या किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन का मसला है। अच्छा, आई यूज टू थिंक डार्क साइकोलॉजी इज यूज फॉर मैनिपुलेशन। हाँ, जैसे आप बिल्कुल ठीक सोचा आपने, लेकिन मैनिपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी। मैनिपुलेशन पूरी डार्क साइकोलॉजी नहीं है। डार्क साइकोलॉजी इज अ करप्टेड सिस्टम, और उसका छोटा सा पार्ट है, या कह लें मेजर पार्ट है मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन डिफरेंट लेवल्स पे होती है। अच्छा, नफ्सल अम्मार नफ्सल लवामा का कॉन्सेप्ट दोबारा समझाना है। जी, अभी मैं समझा देती हूँ। ऐसे लोग इस तरह डील करें। इंशाल्लाह हम ये डे 3 में आएगा। पहले हम लोग को पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब लोग ही इधर इसलिए हैं ताकि हम लोग डार्क साइकोलॉजी को अवॉइड कर सकें, जैसे हम लोग शिर्क अवॉइड करते हैं। हम सब ने शिर्क पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने देखा था कि शिर्क में, इस्लामियत में सबने पढ़ा होगा कि
शिर्क में क्या होता है और शिर्क को अवॉइड कैसे करना है। इसी तरीके से हम डार्क साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, डार्क साइकोलॉजी को अवॉइड कैसे करना है। अच्छा, नफ्स अल अमारा, नफ्स अल लवामा और नफ्स अल मुतमइन्ना, ये हमारे 3 स्टेजेस ऑफ नफ्स है, सेल्फ है हमारे। सही है। अगर हम लोग इसके इंग्लिश के नेम्स भी हैं जो मैंने कल बताए, शायद नहीं थे कल, मैं उर्दू में ही सब चीजें बता रही थी। एक अपनी स्क्रीन पे चलिए, डे 1 में इनके इंग्लिश नाम भी देख लेते हैं। द कमांडिंग सेल्फ, द सेल्फ री अप्रोचिंग और ट्रैंकलिंग सेल्फ। सही है। ये इनके नाम है, हम लोग उसको उर्दू में या अरबिक में जर्नली बोलते हैं नफ्स अल अम्मारा, नफ्स अल लवामा और नफ्स अल मुतमइन्ना, जिसका जिक्र कुरान में बजाते खुद हुआ। नफ्स अल अम्मारा होती है, नफ्स अल अम्मारा कोई भी वो इंसान होता है जो अपनी डिजायर को और अपनी इम्पल्सिव चीजों के ऊपर एक्ट करे, बिना सोचे या फिर जिद पकड़ ले। उसकी जिद के अंदर कोई रीजन ना हो, उसका सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है कि मेरा दिल चाह रहा है, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। वो ये नहीं देखता कि वो किसी और का कितना नुकसान कर रहा है या उसका कितना खुद का नुकसान। जैसे शराब पीने वाला ये नहीं देखता कि उसका अपना कितना नुकसान हो रहा है। उसका नफ्स इस नफ्स अल अम्मारा की स्टेज पे होता है, डिजायर से ड्राइव हो रहा होता है, इम्पल्सिवनेस से ड्राइव हो रहा होता है। फिर इधर ईगो भी आ जाती है आपकी, ऑल्दो ईगो इज अ गुड, इसको जब हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं ईगो के इमोशन को और इसकी केमिकल्स को, तो ईगो इटसेल्फ इज अ गुड साइन कि आप अगर किसी चीज में आपकी ईगो क्रिएट होगी। लेकिन फॉर नाउ हम लोग अभी ईगो को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी इंसान की ईगो आ गई और उसको किसी चीज को बुरा आ गया, अब वो रिवेंज लेगा नेगेटिव सेंस में। और रिवेंज के चक्कर में आपको पता है हमारे मेजर बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे रेप, जैसे तेजाब फेंक देना औरतों पे, तो ये जिंदा जला देना, और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीजें डार्क साइकोलॉजी के नफ्स अल अम्मारा की स्टेज से ड्राइव होती है। फिर नफ्स अल लवामा, जो हम सबकी अभी की स्टेज है, कि हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें क्या खराबी है और हमें अब ठीक कर। और नफ्सल लवामा वो स्टेज जिसमें हम ठीक कर चुके। सही है। जब तक आपकी जिंदगी है आप नफ्सल मुतमइन्ना पे आते रहोगे और न्यू चीजों पे नफ्सल लवामा पे जाते रहो। बस आपको नफ्सल अम्मारा को आइडेंटिफाई करके उसको मार देना है। सही है। एक हदीस है, डायरेक्ट सही हदीस है, कि जिस इंसान का कदम, पहला कदम नफ्स पर होगा, मतलब उसकी जो इम्पल्सिवनेस है, उसकी जो डिजायर्स हैं, ख्वाहिशें हैं, हवस है किसी भी चीज को लेके, लड़कियों की लड़कों की सब, उस पे जब उसका पहला कदम होगा तो दूसरा कदम उस इंसान का, उस मोमिन बंदे का जन्नत है। अब हम लोग अपने डे 2 को पढ़ते हैं। मैं एक दफा चैट बॉक्स देख लूं, फिर मैं शुरू करूंगी तो आप लोग के सवाल नहीं देख पाऊंगी। इफ वी नो समवन इज मैनिपुलेटिंग अस, we respond them back with their own manipulation. Is it good or bad? It is bad. कोई आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है और आप उसके साथ मैनिपुलेशन करें तो ये बैड है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री हिल जाएगी, आपकी जो इमोशंस हैं, आपके जो केमिकल्स हैं दिमाग के, वो बहुत हिल जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक हमारा टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं न्यूरोकेमिस्ट्री। उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एक एक केमिकल जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामीन और सेरोटोनिन और इस तरीके के बहुत सारे जो हमारे केमिकल्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वो एक साथ मिलके डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस जनरेट करते हैं। जैसे हमारा गुस्सा हो गया, जैसे हमारा हैप्पीनेस का हार्मोन हो गया, जैसे सैडनेस, जैसे बहुत सारे और। तो ये जिद, ये सब किसी ना किसी जगह पे हमारे केमिकल से क्रिएट होता है, हार्मोन से क्रिएट होता है। अब जब आप मैनिपुलेशन करते हो तो आपके दिमाग में बहुत रॉन्ग केमिकल जनरेट हो जाते हैं और वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री पे इफेक्ट करते हैं और आपकी जो हेल्दी साइकोलॉजी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप मैनिपुलेटर के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आपको उसका रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये हम कल पढ़ेंगे, जिस थर्ड डे का नाम है राइज अबव, मतलब अपने आप को उठाना है कैसे। ठीक है। आज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास वो कौन सी सिचुएशन आती है जिसमें हम मैनिपुलेशन खुद के साथ कर जाते हैं या दूसरों के साथ कर जाते हैं। अच्छा, नफ्स अल अम्मारा यानी आईडी,
रुखसाना, ये आपका क्या मतलब है? डोंट प्रिटेंड दैट यू डोंट नो समवन इज मैनिपुलेटिंग इट। यस, अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, यू डोंट हैव टू प्ले इनोसेंट। हाँ, वो आपकी पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है कि राइट नाउ आप क्या चाह रहे हैं, बट बिफोर दैट नो। आपने आराम से ये चीज शो करानी है कि आई नो यू आर मैनिपुलेटिंग मी, क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए हेल्दी है। कैसे हेल्दी है वो अभी हम लोग उसको टॉपिक लास्ट, मतलब जब हम लोग सवाल करेंगे और आज के दिन को डिस्कस कर लेंगे, जब हमें इस सवाल को फिल्टर करना है। सही है। रुखसाना, आप अपना सवाल जरा कंप्लीट लिखें, फिर हम लोग आपके सवाल को मिलेंगे। डे टू शुरू करते हैं। डे टू का नाम है अंडरस्टैंड। अब हमने डिटेक्ट तो कर लिया है कि हम लोग कहाँ कहाँ मैनिपुलेट हो रहे हैं, माशरे में किस लेवल पे हो रहे हैं, पर्सनल किस लेवल पे हो रहे हैं, और हमने अपनी नफ्स की कौन सी स्टेट को चेंज करना है। लेकिन हम लोग मैनिपुलेट क्यों हो जाते हैं? हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, ये ताबे क्यों आ जाता है उस इंसान के जो मैनिपुलेट कर रहा है? अब इसके अंदर मैकेनिज्म्स भी हैं। अच्छा, मैकेनिज्म कवर करेंगे हम लोग, वो आवाजें जो हमारे आसपास चलती हैं, और सवाल करेंगे मैपिंग क्वेश्चन। ये मेजरली हमारे एक थीम है जो हम लोग हर दिन पे अप्लाई करते हैं। जैसे कल हमने क्या अप्लाई किया था? कल हमने स्टेजेस ऑफ नफ्स और कोर मैकेनिज्म्स या कॉन्सेप्ट्स कह लें, और वो क्वेश्चंस जो इन दोनों को इंटरप्ट करते हैं, जो इस चीज को चेंज करते हैं। अच्छा, मैनिपुलेशन अगर हम लोग बड़े लेवल पे बात करें तो प्रेशर से क्रिएट होता है। प्रेशर क्या होता है? कि जब आप किसी की भी, या किसी की पर्सनल सिचुएशन में या प्राइवेट सिचुएशन में अपनी जजमेंट रख। सही है। आप अपने दिमाग पे प्रेशर कैसे क्रिएट करते हो? कि जब आप किसी भी इंसान को जज करते हो। अब इधर सवाल होगा कि हम किसी और को जज कर रहे हैं तो प्रेशर तो उस इंसान पे क्रिएट होना चाहिए, हम पे कैसे क्रिएट हो रहा है? इधर ही आपका कॉन्सेप्ट आएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि आपकी जो ब्रेन केमिस्ट्री है, वो आप अपने ही दिमाग को सिग्नल देती है कि ये इंसान जब दूसरों को जज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लोग मुझे भी जज करते होंगे ऐसे जैसे मैं लोगों को जज करता हूँ। तो अब आपके दिमाग आपके साथ बहुत सख्ती शुरू कर देता है। सही है। जब हम किसी को सोच रहे होते हैं ना कि यार इसने ये वाले कपड़े पहने हुए हैं। जैसे मेरे सामने से एक लड़की गुजर रही है, उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि इस लड़की पे ब्लैक कपड़े बिल्कुल सूट नहीं कर रहे, और डिजाइन भी खराब पहना हुआ है, और व्हाट्सएवर। जब मेरी अपनी बारी आएगी ना कॉरिडोर से गुजरने की, तो मैं अपने आप पे सेल्फ कॉन्शियस हो जाऊंगी कि जब लोग मुझे देख रहे होंगे, वो भी मेरे कपड़ों को देख रहे होंगे, ये भी देख रहे होंगे कि कपड़ों का कलर मेरे चेहरे के साथ जा रहा है नहीं जा रहा, मैं चल कैसे रही हूँ, मेरा डिजाइन क्या है। मेरा माइंड उन फजूल चीजों पे लग जाएगा जिनकी कोई परवाह होनी नहीं चाहिए, एक हद तक होनी चाहिए। जब आप किसी और पे जजमेंट पास करते हो, आपके अपने दिमाग पर प्रेशर क्रिएट होता है। आप सामने वाले के ऊपर तो प्रेशर क्रिएट करते ही करते हो, लाजमी लाजमी। आप अपने दिमाग को भी मैनिपुलेट करते हो। ये जो खामोशी है, जो आपका दिमाग शोर में महसूस कर लेता है, ये जो खालीपन है, जो आपका दिल डिटेक्ट कर लेता है कि ये मेरे साथ मैनिपुलेशन की जा रही है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मैकेनिज्म शट डाउन कर देता है कि अब मुझे इस पे बात नहीं करनी, या मैं अब तुम्हें सिग्नल नहीं दूंगा कि तुम पे कहाँ मैनिपुलेशन हुई। एक दफा होता है, दो दफा होता है, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर की आदत हो जाती है। सही है। वो आपने बहुत ज्यादा एक शेर सुना होगा, और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा चलता है कि इतने वक्त से दर्द सह रहे थे, अब तो दर्द सहने की आदत सी हो गई है, अब जब दर्द नहीं मिलता तो बहुत दर्द होता है। सही है। ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट डार्क साइकोलॉजी पे आती है कि इतनी ज्यादा नेगेटिव चीजों की आदत हो जाती है, इतनी नेगेटिव चीज आम हो जाती है, इतनी आम हो जाती है कि अब बोलते हैं कि सभी तो करते हैं। लीड क्लास में जाके देखें,
उनसे बोला जाएगा कि यार रमजान आ गए, गाने नहीं चलाओ, अरे यार कुछ नहीं होता, सब जगह ही तो चल रहे होते हैं। इलीट में भी नहीं, अब तो ये मिडिल क्लास में भी आ गया है और लोअर क्लास में भी, सिवाय उनके जो एक्चुअली अपने आप को प्योरीफाई करना चाहते। जब जब आप वॉइसेस को सुनेंगे अपने आसपास की, एक दो तीन, आपके दिमाग में जजमेंट क्रिएट हो। पहले आप खुद जज करोगे और फिर डरोगे दूसरों से। कल हमने जब फेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है आप सबको? फेयर के कॉन्सेप्ट में हमने यही पढ़ा था कि हम डरते हैं। किससे डरते हैं? जजमेंट से। किसकी जजमेंट से? अपनी खुद की जजमेंट से, जो हमने दूसरों पे की होगी। हमारा दिल और दिमाग कभी भी किसी और से नहीं डरता, वो सिर्फ अपने आप से डरता है। और इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी कर सकता है। इवन मैं आप लोगों को एक एडिशनल पॉइंट बता दूं कि हमारे पास एनएलपी का एक प्री सपोजिशन है कि अगर एक इंसान कर सकता है तो सारे इंसान कर सकते हैं। सही है? यू आर नॉट स्पेशल। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर मैं टीचिंग कर सकती हूँ तो मेरे अलावा कोई और टीचिंग नहीं कर सकता। अरे, अगर ईमान फातिमा टीचिंग कर सकती है तो इंडिविजुअल में हर एक इंसान टीचिंग कर सकता है। हाँ, इट इज पॉसिबल कि उसको टीचिंग ना आती हो, वो प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगी। इसमें दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी ना कर सके। नो वन इज स्पेशल। और सिर्फ नबी स्पेशल होते हैं, उनके अलावा हर इंसान बराबर है। अब आपका दिमाग, आपका दिल खुद से डरता है, खुद के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर लेता है कि मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मैं कपड़े कैसे हो रहे हैं, मेरी शक्ल कैसी लग रही है। लड़कियां बोलती हैं कि मैं शादी में जाऊं तो मेकअप करके जाऊं। मेकअप करना अच्छी बात है, आप खुद के ऊपर ध्यान दें, लेकिन आप लोगों के लिए खुद पे ध्यान देंगी, इट इज नॉट गुड। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क साइकोलॉजी। आप डार्क साइकोलॉजी के वश में हैं, अगर हिंदी में बात करें। आपने अपने ऊपर खुद ही प्रेशर क्रिएट किया है। सिमिलरली अगर लड़कों के बारे में बात की जाए, तो लड़के बोलते हैं कि कम से कम इतना कमाऊं ना कि महीने के 2 लाख रुपए हो, इतना कमाऊं कि मेरी बीवी या मैं जब क्रेडिट कार्ड स्वैप करूं तो मुझे देखना ना पड़े कि अमाउंट क्या थी। ये सारी बेवकूफों वाली बात है। ये वो सारी बातें हैं जिनका कोई ना सर है ना पैर है। एनएलपी की जबान में इट इज अ वेग स्टेटमेंट और अ वेग थॉट। है? तो आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा कि मैं किस प्रेशर की बात। जब हम मैनिपुलेशन की बात करेंगे तो हम लोग पहले खुद को देखेंगे, दूसरी दफा भी खुद को देखेंगे, तीसरी दफा भी खुद को देखेंगे, और चौथी दफा में किसी और पे नजर जाएगी। ओके? अब इसकी एग्जाम्पल में मैंने एक बहुत जनरल सी एग्जाम्पल रखी है कि जब आप एक मीटिंग में होते हो और कोई मसला आ जाता है या कोई पॉइंट अराइज होता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जैसे जैसे वोट्स बढ़ते जाते हैं, मशवरे लिए जाते हैं, और एक मशवरे की तरफ सब लोग टिल्टेड हो जाते हैं, तो जो अगेंस्ट पार्टी होती है उसको अपना मौकिफ वीक लगना शुरू हो जाता है। जैसे इधर आज कितने लोग हैं? आज 44 लोग हैं इधर। सही है? मैं इधर बोलूं कि पानी मीठा होता है या कड़वा होता है। अब इधर 10 लोग बोल रहे हैं कि कड़वा होता है, और 34 लोग बोल रहे हैं मीठा होता है। सही है? अब ऑल्दो ये बात फैक्चुअली ठीक भी है कि यूजुअली पीने का पानी मीठा होता है। सही है, लेकिन मैंने ये चीज क्या कहते हैं, क्लियर नहीं की है कि पानी कौन सा है, समंदर का पानी है या पीने का पानी है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कड़वा होता है और बाकी 34 लोग बोल रहे हैं मीठा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रेशर की वजह से, जो हमारे लोगों ने क्रिएट कर दिया, उसकी वजह से हम ऑब्वियस समझेंगे कि अगर पानी की बात हो रही है वो और मीठा पानी है तो ऑब्वियसली वो पीने का पानी है, और 34 लोग ठीक कह रहे हैं, 10 लोग हैं वो गलत बात कर। सही है? अब इसको बिल्कुल अपोजिट कर लें। क्या? अगर 34 लोग कह रहे हो कि पानी कड़वा होता है और 10 लोग कह रहे हो कि पानी मीठा होता है, तो हम लोग सोचेंगे कि अरे 34 लोग कह रहे हैं, इन लोगों ने समंदर का पानी समझा होगा और समंदर का पानी ही की बात होगी। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि 10 लोग मीठे पानी की बात करें। ये होता है इफेक्ट, जब आपकी आ, मशवरे से
जब आपके आसपास के लोगों से, वॉइसेस से जजमेंट क्रिएट होती है, एक क्या कहते हैं, एक तूफान की तरह। सही है, जो आपके आपके पास से आपके थॉट्स, आपके मशवरे या आपकी राइट एडवाइसेस या रॉन्ग एडवाइसेस भी उड़ा के ले जाती है। समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स बैड। गुड कहाँ पे होती है? जहाँ पे कॉम्पिटेंट लोग आपको मशवरा दे रहे हैं। जैसे मेरे सामने 3 बिजनेस के लोग बैठे हैं, मैं उनसे बिजनेस की एडवाइस लूंगी, तो इट इज वेरी पॉसिबल कि वो लोग मुझे सही गाइड करें। लेकिन अगर मैं 3 कॉर्पोरेट के लोगों से, जो एम्प्लॉयज हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं है, उनसे बिजनेस की एडवाइस लूंगी, तो इट इज वेरी पॉसिबल कि मैं अपने ओपिनियन से मैनिपुलेट हो जाऊं, वो लोग मुझे मैनिपुलेट कर दें जजमेंट की वजह से। अब मैं बोलूं कि फॉर नाउ मैंने दोनों से, दो मतलब जो बिजनेस वाले लोग हैं पार्टी ए, और जो बिजनेस के बगैर एम्प्लॉयज हैं कॉर्पोरेट के पार्टी बी, उन दोनों से मशवरा लिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं बाइज्ड होके कि भाई मेरी फील्ड बिजनेस है और मैं बिजनेस वालों की ही बात सुनूंगी, अपने आप को करेक्ट करूंगी, क्योंकि बिजनेस वाले लोग ग्रुप एक कॉम्पिटेंट। सही है। उमर, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप सवाल कर रहे हैं तो इट वुड बी वेरी नाइस। अच्छा, 1 मिनट, आप लोगों ने कुछ लिखा? अच्छा, अब हेलो इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट है? ये क्लस्टर की तरह क्रिएट होता है। मतलब हम लोग अपनी प्रेजेंस ऐसी क्रिएट कर लेते हैं कि हमारी गलत बात भी ठीक लगे। अब आप सब लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, और आप सब लोगों ने मूवीज देखी हैं। आप सबको वो पता होगा, एक सीन जिसके अंदर एक चोर बहुत अच्छा लॉयर के कपड़े कपड़े पहन के जाता है, या पाकिस्तानी मूवी ले लेते हैं, वो एक्टर इन लॉ, जिसके अंदर फुल एक्ट क्या कहते हैं, लॉयर की तरह तैयार होके जाता है। उससे कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं है, उससे कोई नहीं पूछता कि भाई एक्सपीरियंस क्या है। वो अपनी फाइल लेके जाता है, फुल एक्ट करता है, और वो मैनिपुलेट कर देता है। सब लोगों को लगता है कि वो बहुत ट्रस्ट वर्दी है, बट हो सकता है वो ट्रस्ट वर्दी हो, लेकिन कॉम्पिटेंट है या कोई नहीं, इसको पूछना लाजमी है। अब अगर उस लॉयर के पास, जैसे उसके अंदर फहाद मुस्तफा था, उस लॉयर के पास कितने केसेस आ रहे थे, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट था। लेकिन जहां पे कॉम्पिटेंस नहीं होती, वहां पे आपके साथ स्कैम हो जाता है। क्यों? आप सबको पता होगा, हजारों अकेडमीज ऐसी भी हैं जो आपसे पैसे लेके आपको ब्लॉक कर देती हैं। सही है। ब्लॉक करने का मतलब है कि वो ये नहीं देखती, वो ये महसूस तक नहीं करती कि किसी का कितना नुकसान हो गया। किसी के लिए वो सिर्फ 2,000 रुपए होंगे, और किसी के लिए वो पूरे 2,000 रुपए। आपको ये बात दिमाग में खुली रखनी कि आप कहाँ से क्या चीज दे रहे हो। आपको शक नहीं करना, लेकिन आपको चेक एंड बैलेंस रखना। यकीन करने से पहले एक स्टेट होती है जिसको रैपो बोलते हैं। रैपो क्या होती है? वो लम्हा जिससे जिस यकीन करने से पहले जो हम पे तारी होता है, वो कैफियत। जैसे आप सब लोगों को नहीं पता होगा कि ईमान फातिमा हमें पढ़ा रही, ठीक है, डार्क साइकोलॉजी। अब मैं आप लोग के पास आई, पहले सेशन में मैंने आप लोगों से बातें की छोटी मोटी। अब आप लोग को मुझ पे एक डाउट होगा कि क्या ये सही पढ़ाएगी या नहीं पढ़ाएगी। लेकिन आपके दिल में एक रैपो का ख्याल आया कि लेट्स ट्राई, इनसे पढ़ के देखते हैं। और इफ नॉट, आई होप कि मैंने अच्छा पढ़ाया हो या मैंने अच्छा समझाया हो। लेकिन अगर आपको समझ आ गई होगी, तो आपका रैपो बिल्ड हो गया। ट्रस्ट अभी भी बिल्ड नहीं हुआ। ट्रस्ट बिल्ड होगा जब आपके हाथ में सर्टिफिकेशन हो कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट रिलायबल है। अभी आप लोग रैपो के पीरियड में। हेलो इफेक्ट बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कौन धोखा देने लगा है। आपको मैनिपुलेट बड़ी बड़ी जगहों पे किया जाता है। जैसे लड़कियों को मैनिपुलेट किया जाता है कि
औरत का काम है घर पे रहना। आपको एक बहुत बड़ी टाइप की मैनिपुलेशन बताती है। एक हमारे साथ लड़कियों के साथ मैनिपुलेशन हुई है कि लड़कियों के लिए अफजल है घर में सलाह कायम करना। सही है। अब ये जो पॉइंट है कि सलाह कायम करनी है, वो एक जनरली मर्दों और औरतों के लिए थी कुरान में भी और हमारे नबी की सीरा में भी। लेकिन आते आते ये फतवा राइज हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा मसले थे। क्या मसले थे? डिफरेंट जगहों पे मसले थे। औरतों के इज्जत को लेके कि बहुत मस्जिद का माहौल खराब होना शुरू हो गया था और क्रिमिनल्स आना शुरू हो गए थे। तो उस वजह से टेम्पररीली बैन किया गया था कि औरतों को भी मस्जिद में नहीं लेके आए, इट्स नॉट सेफ। लेकिन अब हमारे माशरे में आम हो गया है कि औरतें मस्जिद नहीं जाती। क्यों बंद किए औरतों पे मस्जिद? ये मैनिपुलेशन की गई है हमारे साथ, ऐसा कोई अफजल नहीं है। औरतों औरतों का जुम्मा पढ़ना, खुतबे में जाना, ईद की नमाज पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना मर्दों के लिए। राइट? हम नहीं करते। वी आर ओके विद इट क्योंकि हमारे ऊपर डार्क साइकोलॉजी ने हमला किया है। और ऐसा हमला किया है कि मर्द और औरत दोनों अंधे हो गए हैं। दोनों ने खुद कोशिश नहीं की कि उठा के पढ़े कुरान में क्या लिखा है, उठा के देखे नबी की सीरा में क्या है। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल ऑफ इट कि कोई भी आएगा, फाइनेंशियल एडवाइजर आएगा, अच्छा सूट पहन के आएगा, आपको बताएगा कि इन्वेस्टमेंट करें, ये पेपर वर्क लेके आएगा, आपसे पेमेंट लेगा और गायब हो जाएगा। आप सब चीजों पे देख के बोलोगे कि कंपनी तो ऑथेंटिक लग रही थी, लेकिन जिसने स्कैम करना था उसने कर दिया। सही है। इट्स ऑल अबाउट कि कोई आपको मैनिपुलेट कैसे कर रहा है। हम सबके साथ स्कैम हुए हैं। हम लोग पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं और जिस तरीके से हमारे यहाँ पैसों की हवस है, हम सब लोग इस चीज की परवाह तक नहीं करते कि किसका कितना दिल दुख जाएगा, किसका कितना यकीन टूट जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्ड मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन असली कैसी लगती? अब आप सबको मैंने मैनिपुलेशन को बताया तो सही, और कल हमने झूठ की डिटेलिंग पे भी बात की। आज हम लोग लेयर्ड मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन, जब भी हमें किसी को शक होता है ना, तो हम लोग उसके बारे में कम बात करते हैं। अगर मुझे आप पे शक है ना तो मैं आपसे सवाल ज्यादा करूंगी। लेकिन अगर आपको मुझ पे शक है, आप मुझसे सवाल ज्यादा करोगे। लेकिन अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं अवॉइड करूंगी आपको। अगर मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ तो मैं आपके सवाल अवॉइड करूंगी। मैं बोलूंगी नहीं नहीं, मुझसे नहीं पूछा। है या? अगर मैं आपको मैनिपुलेट कर रही, अगर मैं आपको मैनिपुलेट नहीं कर रही, तो मैं आपको अपना रीजन बता दूंगी। अब डिपेंड ये करता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो भी लेयर्ड मैनिपुलेशन में, ये कैसे जाने? अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है और या मैनिपुलेट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है और वो इसमें प्रो है, तो वो क्या करेगा? अपनी मैनिपुलेशन के टॉपिक में डिटेलिंग्स ऐड करना शुरू करेगा और रिपीटेडली पूछना शुरू करेगा। जैसे मैंने समझे दोपहर का खाना नहीं खाया। अब मैं आपको एक आप लोगों से जब बात करूंगी तो मैं बार बार ये बोलूंगी, अरे मैंने जब दोपहर का खाना नहीं खाया था, अरे मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, अरे मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था। रिपीटिशन होना शुरू हुई, एक के बाद एक। फिर मैं अपनी चीजों को कनेक्ट करूंगी। जब मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था ना, तो उस वक्त मुझे इतनी अच्छी बाहर से बिरयानी की खुशबू आ रही थी। अब मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही थी बिरयानी की, और मैंने जेन्युइनली खाना नहीं खाया। लेकिन मैंने आपको मैनिपुलेट करने के लिए और अपने आप पे सिंपैथी के लिए ये बात क्रिएट की कि बिरयानी की खुशबू आ रही थी और मेरा इतना दिल चाहा मैं बिरयानी खाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने फाके करना शुरू कर दिए। अब जो इंसान मेरे इस झांसे में आ जाएगा, उसको मुझ पे रहम आएगा। इफ नॉट, वो मुझे पैसे दे के जाएगा या मेरे मुझे बोलेगा चलो यार बाहर चल के बिरयानी खाते हैं। अरे तुम्हारा इतना दिल चाह रहा है, चलो बिरयानी खा के आते हैं। वो आपको बिरयानी खिला ही देगा। ये होती है लेयर्ड मैनिपुलेशन, जो आपके साथ ही की जाती है। हर कोई करता है।
कभी आप इंटेंशनली करते हो, कभी आप अनइंटेंशनली करते हो। तो हेलो इफेक्ट क्या करता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी से या तो डर जाओ या किसी का प्रेशर पे आए, या आप बिल्कुल ही घुल मिल जाओ कि समझ ना आए, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग का समझना है, आप लूप में फंस जाओ। बट अक्सर चीजें सही भी होती हैं। अगर इसको सही तौर पे इस्तेमाल किया जाए, इसको परसुएशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन किसी को मनाने के लिए, किसी को जैसे अगर हम लोग किसी किसी से मोहब्बत करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो इंसान हमारे साथ दोस्त बन के रहे या हमारा पार्टनर बन के रहे। हम उसको मैनिपुलेट नहीं करते, हम उसको परसुएट करते हैं, तो मनाते हैं। सही है, उसको अपने जेन्युइननेस से मनाते हैं, विद द राइट इंटेंशन। लेकिन अगर इंटेंशन चेंज कर दो, तो वो हमारी मैनिपुलेशन में जाए। फिर हमारे जो ऑर्डिनरी माइंड होते हैं वो वर्नरेबल क्यों होते हैं, इतने ज्यादा सेंसिटिव क्यों होते हैं, क्यों झांसे में आ जाते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को बताया होता है कि हम आम, या तो हमने आपको बताया होता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। दोनों सूरतें गलत हैं। एक आम इंसान, वैसे तो आम इंसान कोई नहीं होता, सही है, अवाम में नहीं होना। एक मुसलमान हमेशा खास होता है, और खास लोगों से भी गलतियां होती हैं, अक्लमंद लोगों से भी गलतियां होती हैं, मगर गलती को रिपीट नहीं करना, गलती से सबक लेना। जब आप गलती को जानते बूझते हुए भी रिपीट करते हो, तो वो गुनाह में चेंज हो जाता है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी जो इंतहा की हद तक खतरनाक। आप बहुत सारी चीजों को देखते हो कि अरे यार ये सेंसिटिव टॉपिक है, अरे यार मैं इस पर बात नहीं करता, आप समझाते हो, लेकिन आप एक लम्हे के लिए शॉक रह जाते हो कि मेरे साथ हुआ क्या है। जैसे लड़कियां अक्सर गलत इंसानों पर भरोसा कर लेती, सही है, लड़के अक्सर बिजनेस में स्कैम खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कों का जो अभी सॉफ्ट या वल्नरेबल टॉपिक है, वो पैसा बना हुआ है, अमीर कैसे हो जाए। लड़कियों का बना हुआ है कि हमारे हमसे कोई इतनी मोहब्बत कर ले कि हम लोग सारी जिंदगी उसके साथ गुजार सकें। ये जो चाहते हैं ना कि आपको कोई समझे, अंडरस्टैंड करे, लड़कियों की और लड़कों की भी, लेकिन लड़कों की जो कामयाबी की है कि कामयाबी सिर्फ पैसे की कामयाबी है, इस डार्क साइकोलॉजी का टॉपिक से हमें डुबो के रख दिया है। और डुबो के रख दिया है, और जैसे ही मरने वाली हालत में होते हैं ना, तो बस उस पानी से अपना सर निकाल के सांस लेते हैं और फिर डुबो देते हैं। इट्स लाइक कि किसी ने हमारा सर पकड़ के बाल्टी में डाल दिया, मरने के करीब हुए तो दोबारा निकाल दिया, जैसी थोड़ी सांस पकड़ी फिर, इस तरीके से सारी जिंदगी चला। इसलिए तो जैन जी जैसी जनरेशन आई है, जो अब सही भी नहीं सुनती, गलत भी नहीं सुनती, कुछ सुनती ही नहीं है। अब हमारे आज के टॉपिक्स एंड होते हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को खतरनाक सी एग्जाम्पल देने वाली हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सही है, आप लोग तैयार हैं? अगर अभी तक आप लोगों को किसी का सवाल है तो सवाल कर रहे हैं। अच्छा, जो आप उमर कह रहे हैं, वांट टू डिस्कस सोशल कंफर्मिटी, इसको डिस्कस करते हैं एंड में। पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। अच्छा, आप लोग का सवाल एक दफा देख लूं। सही है। अच्छा, आप लोग तैयार हैं? अच्छा, आप सबको मुझे बताएंगा कि आप लोग अगर आपके सामने कोई बंदा सुसाइड कर ले, सही है, अगर मैं बोलूं कि मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कर ली, तो आप लोग उसको बेचारा समझेंगे, या क्या फील करेंगे उस बंदे के बारे में? जिसने पहले से डार्क साइकोलॉजी पढ़ी हुई हो, मुझसे वो जवाब ना दे। सही है, न्यू लोगों के लिए, अगर जिसको सही जवाब पता हो, जिसने मुझसे पहले पढ़ा हुआ हो, वो वो जवाब नहीं देगा। उसके अलावा सब लोग बताएं मुझे कि जिसने सुसाइड किया वो बेचारा है, या आप उसके लिए क्या फील करते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे दोस्त ने सुसाइड कर ली, तो आपका रिएक्शन क्या है? सिंपैथी। ओके, दैट्स अ नाइस आंसर। मैं
गुस्सा जैनब, नाइस। स्टूपिड कहेंगे, वेरी नाइस। अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं। मलाइका जैनब, प्राउड ऑफ यू। स्टूपिडिटी, कशिफुन निसा, वेरी नाइस। सारा सिंपैथी सैडनेस, दैट्स नाइस आंसर। आपने बिल्कुल जनरल जवाब दिया है, नयाब ने और सारा ने। अच्छी बात है, आप लोगों ने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताया, वीक पर्सन मेंटालिटी, वेरी नाइस। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कि सुसाइड इसलिए हराम है क्योंकि, या सुसाइड इसलिए गलत है क्योंकि उस बंदे ने अपनी जानते बूझते हुए भी जान दे दी अपनी। ठीक है, लेकिन शहादत में भी तो हम जानते बूझते हुए जाते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है कि हम लोग का माइंडसेट क्रिएटेड होता है ऑलरेडी, कि हम लोग जान दे रहे हैं तो अल्लाह के कॉज पे दे रहे हैं, तो हम उसको शहादत कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी और कॉज पे, किसी भी इंसान पे, किसी भी दोस्ती, किसी भी मोहब्बत, किसी भी पैसा, किसी भी डिप्रेशन, किसी भी चीज पे अगर अपनी जान दे दें, तो वो खुदकुशी बन जाती है, मतलब है सुसाइड बन जाती है, रॉन्ग हो जाती है, हराम हो जाती है। एक माइंडसेट के डिफरेंस है। हलाल, इतनी हलाल कि अल्लाह ताला ने बोला जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा शहीद का। और अगर माइंडसेट का डिफरेंस आ जाए, आप किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज पे, किसी भी इमोशन पे सुसाइड कर लें, अपनी जान दे दें, तो सबसे निचला दर्जा। हिंद खाते हैं हम इस्लाम में। जो इंसान सुसाइड करता है, वो, उसे घिन खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुसाइड वैसे ही हराम है जैसे जिना हराम। हमारे सामने कोई जानी आएगा और बोलेगा कि मैंने जिना किया है, हम उसे घिन खाएंगे कि यार तुम हमारे सामने कैसे बैठे हो। हम बोलेंगे हमारी महफिल में तुम्हारी जगह नहीं है। लेकिन कोई अगर हमारे सामने आएगा और बोलेगा यार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, तो उसको बोलेंगे अरे यार तुम्हें क्या हुआ, उसको बेचारगी दिखाएंगे, उसको सिंपैथी देंगे। एक्चुअली उस इंसान पे गुस्सा करना था कि तुमने हराम काम किया। कोई हमारे सामने आके बोले कि मैं इतना उदास था कि मैंने शराब पी ली, व्हाट व्हाट इज दिस? आप ऐसे नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। हमारा इस्लाम तो अलाउ करता ही नहीं है, लेकिन इस्लाम को भी अगर हटा दें तो माइंडसेट के लिए कितनी खराब चीज है। आप अपने इमोशंस में बह के कुछ भी कर दोगे क्या? आप सिर्फ एक जगह अपनी जान दे सकते हो जिसको अल्लाह ताला ने हलाल बोला है, वो है अल्लाह के कॉज पे। अब अगर औरतें इस बात पे जान दे रही हैं अपनी, कि अल्लाह का सिस्टम स्टेब्लिश करना है औरतों के लिए, मतलब फेमिनिज्म, नॉट वो फेमिनिज्म जो अंग्रेजों का है, वो फेमिनिज्म जो इस्लाम का है। अल्लाह ताला ने औरत को एक स्टैंडर्ड बनाया है। स्टैंडर्ड का मतलब है, जब भी आपने जमाने, इस माशरे के मर्दों को चेक करना हो कि मर्दों की मेंटेलिटी क्या है, औरत को चेक करो। औरत जितनी फेमिनिन होगी, इसका मतलब है मर्द उतना मैस्कुलिन है, मतलब उतना ज्यादा अपने नेचर पे है। लेकिन जितनी औरतें मैस्कुलिन होंगी, उतना मर्द फेमिनिन है। इसका मतलब है उतना मर्द वीक है। तो जब आपने माशरा चेक करना हो, तो हम औरत को चेक करते हैं एज एन स्केल के तौर पर। सही है। अब बात यहाँ पे आती है कि एक जगह सुसाइड है, एक जगह शहादत है। दोनों में आपकी जान जा रही है, दोनों में पता है आपकी मौत है, दोनों में पता है कि मैं मर सकता हूँ। लेकिन एक में खुशी है कि मैं अल्लाह ताला के लिए जान दे रहा हूँ, अल्लाह ताला के कॉज पे कुर्बान हो रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जो हक अया किया है उसको प्रूव कर रहा हूँ। और दूसरी जगह मायूसी है, और मायूसी कुफर है। सेम सिचुएशन है, माइंडसेट का डिफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। अगर आप अपने आप का दिमाग कंट्रोल नहीं करोगे, आपको दुनिया खा जाएगी। अच्छा, आपका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। आपके आखिर में अख्तर है। तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में आपको पता चलेगा। हमारी एक फ्री क्लास भी है इमोशनल इंटेलिजेंस की, हमारी यूट्यूब चैनल पे डली हुई है। तो मेक श्योर कि आप लोग जाके जरूर देखें ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अभी मैं इमोशंस के बारे में इधर
नहीं खोल सकती, अदरवाइज ये हमारी 1 घंटे की क्लास 4 दिन की क्लास पे चली गई। अब ये हल्का सा डिफरेंस जो माइंडसेट का है वो सारी चीजों को अलग कर देगा। आप अगर सुसाइड कर रहे होगे तो आप डार्क साइकोलॉजी में हो, लेकिन अगर आप शहीद हो रहे हो, शहादत के करीब जा रहे हो, तो आप माइंडफुल साइकोलॉजी में हो, इफ नॉट सुपीरियर साइकोलॉजी में। सुपीरियर साइकोलॉजी एक मुसलमान की लाजमी होती है। मैंने डिफरेंट रिलीजन्स को देखा है, पढ़ा है, सही है, मैं जानती हूँ डिफरेंट मजहबों को। हर मजहब सुपीरियर साइकोलॉजी की बात कर जो एक्चुअल में आया है। हम सब लोग मुसलमान हैं, हम लोग को पता है कि 1,24,000 अंबिया आए हैं। हर दफा मुसलमान बन के आए हैं, तौहीद को लेकर आए हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। जो इंसान एक अल्लाह के सामने सजदा करता है वो छोटे खुदाओं के सामने नहीं झुकता। अब आपने क्या करना है, आपको शहादत की तरफ जाना है। शहादत, वो शहादत जिसमें आपका मकसद करीब है। आपको इजीली मैनिपुलेट कर देंगे लोग, मैनिपुलेशन आपके साथ हुई है, सही है। आप शहीद हो सकते थे, आपको सुसाइड की तरफ लेके गए। ये मैनिपुलेशन है ना, माइंडसेट की मैनिपुलेशन है। आपके साथ डार्क साइकोलॉजी से खेला गया है। आप में इतनी हिम्मत थी कि आप जान दे सकते हो, लेकिन किस कॉज पे जान दी आपने, हम सबको पता है। इधर इंसान कोई आएगा और बोलेगा मैंने सुसाइड किया, तो उसको सब लोग बोलेंगे बेचारा है बेचारा है, कोई उसको झंझोड़ेगा नहीं। और जो झंझोड़ेगा उसको बोलेगा अरे यार कुछ तमीज करो। जैसे जिना हराम है, जैसे शराब हराम है, जैसे हक खाना हराम है, मतलब किसी का नाहक खाना हराम है। नहीं, जो आपका हक नहीं है आप वो खा लो किसी का, हराम है, सूद हराम है, वैसे ही सुसाइड हराम है। मतलब अपनी जान देना हराम। इट्स जस्ट अ माइंडसेट। सारे हमारे नबी शहीद हुए। ये डार्क साइकोलॉजी का टॉपिक है। और जब मैं डार्क साइकोलॉजी का बैच लेती हूँ तो मैं शुरुआत की क्लास में बताती हूँ कि हम सिर्फ रिलीजन्स पे बात करेंगे। हमेशा कोई भी रिलीजन आए वो सुपीरियर साइकोलॉजी लेके आता है कि ऊंचा सोचो, आसमान की तरफ देखो। आप जमीन में कीड़ों को नापने के लिए नहीं आए हो, ये जमीन को नापने के लिए नहीं आए हो। आप आसमानों की तरफ देखने के लिए आए हो। सर उठाओ, देखो, ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ सफर करो। एक इंसान, अगर मैं किसी भी मजहब को हटा के बात करूं, एक इंसान इस दुनिया की मखलूक है ही नहीं। साइंस ये कहती है और इस्लाम ये कहता है कि वो जन्नत की मखलूक है। हम जन्नत के शहजादे और शहजादियां हैं। हमें ये दुनिया रास नहीं आएगी, हम लोग ऊपर की तरफ ही देखेंगे, हम आसमान की तरफ ही देखेंगे। हम उस घर को याद करते हैं जो हमारा आबाई है, जहां से हमारी शुरुआत हुई थी। हमें इस दुनिया में हमारा दिल ही नहीं लगना। अगर आप डार्क साइकोलॉजी में फंसे हुए हो तो आपको सुसाइड की ख्वाहिशें उठेंगी। और अगर आप सुपीरियर साइकोलॉजी में हो, माइंडफुल साइकोलॉजी में हो, आपको शहादत की ख्वाहिशें उठेंगी। तो चूज वाइसली। सही है, आज का हमारा दिन एंड होता है। आपसे मैंने एक सवाल कहा था। अच्छा उमर, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, आप अपनी बात करना। और मुझे जरा ये भी याद कराएंगा कि आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के बैच में थे। हाँ, आप शुरुआत के बैच में थे, लेकिन उसमें मैंने ये वाली बात नहीं, उसमें हाइप्नोसिस और डार्क साइकोलॉजी। आई गेस उमर कहाँ है, मुझे उमर दिख नहीं रहा। आप अपना हैंड रेस करें अगर आप हैं। मैम आप, अच्छा आपका कौन सा क्वेश्चन था, वो ऊपर जरा मिस हो गया मुझसे। अभी पढ़। अच्छा, अगर हम जानते हैं कोई झूठ बोल रहा है और उसको मैनिपुलेट करें तो वो जज्बाती होकर सच बता रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन।
है ना, जरा आप बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। अगर हम उसको मैनिपुलेट करें और वो सच बता दे तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको एथिकल परसुएशन ही बोलेंगे। एथिकल परसुएशन का मतलब है कि राइट इंटेंशन से ट्रिक को इस्तेमाल करना, टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना। मैनिपुलेशन का मतलब ही धोखा देना है। जैसे मायूसी का मतलब ही हमारा अल्लाह ताला से यकीन उठा देना है। लेकिन उदास होना, उदास होया जा सकता है। ये हम लोग मायूसी और सैडनेस को मिला देते हैं। वैसे ही मायूसी कुफर है, मायूस नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा मिस, कल और आज की क्लास की समरी बता दें। यस फॉर श्योर। अच्छा मैं बहुत आज समराइज करके बताऊंगी, एक एक टॉपिक एक एक एग्जाम्पल देके, सही है। जब अच्छा हिना का आपको मैं दोबारा जवाब दे दूं सिंपल करके, उसको हम एथिकल परसुएशन कहेंगे, उसको हम मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे। मैनिपुलेशन की लिंग्विस्टिक टर्म ही रॉन्ग है, नेगेटिव है। एक मुसलमान कुछ भी कर सकता है, धोखा नहीं दे सकता, मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये इंसान का नेचर है, ये ह्यूमन बिहेवियर है या? आज हम लोग दोबारा डे वन पे आते हैं। डे वन में हम लोगों ने क्या डिटेक्ट किया? डार्क साइकोलॉजी वहां से कहाँ इस्तेमाल की जा रही है? एटोनमी ऑफ मैनिपुलेशन। डार्क साइकोलॉजी इटसेल्फ क्या है? डार्क साइकोलॉजी कहते हैं बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो हमें महसूस नहीं होती लेकिन हमारे साथ कॉन्स्टेंटली रहती है। हमारी जो दिमाग है उसकी केमिस्ट्री को हिलाया हुआ है। इंसान अपने नेचर की बजाय रोबोट बनने की कोशिश करे, उसको डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। सही है। परफेक्शन से काम करना, जल्दी जल्दी काम करना, मल्टीटास्क करना, सिंगल टास्क करना, ऑटिज्म, ये सारी चीजें हमारी, हम लोग मेंटल डिसऑर्डर्स में से मेंटल डिसऑर्डर जनरेट ही जब होते हैं जब हम लोग डार्क साइकोलॉजी में रह रहे होते हैं। हमें थेरेपीज की जरूरत ही जब पड़ती है जब हम लोग डार्क साइकोलॉजी में रह रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे से इस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं कि हमें ख्याल रखना चाहिए और सारी चीजों को अच्छे से करना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन वो बीमारी डिटेक्ट नहीं करते, रूट नहीं देखते। इसकी सादा सी एग्जांपल है कि जब जड़ों में कीड़ा लगा हो तो फल जायके वाले नहीं आते, और फल में भी कीड़ा लगा हो। ठीक है? हमें रूट मतलब बीमारी को देखना है, उसकी जड़ पकड़नी है और उसको साफ करना है। जब रूट साफ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके जो फल है वो फ्रूट वो फ्लेवरफुल हो जाएंगे और हेल्दी आना शुरू हो जाएंगे। वो किसी को बीमार भी नहीं करेंगे। अब इस कीड़े को डिटेक्ट कैसे करना है? सबसे पहले अपना इंसान को अपना फ्रेमवर्क देखना है नफ्स का, फिर मैकेनिज्म्स को स्टडी करना है, और फिर सवाल करना है, वो सवाल जो इस मैनिपुलेशन को इंटरप्ट करें। मैनिपुलेशन क्या है? सच में थोड़ा सा झूठ, ये है मैनिपुलेशन। आपको किसी बात पे एग्री कराना जो एक्चुअली नहीं हुई, आपसे झूठ, मतलब आपसे झूठ बोला जाए और उस झूठ पे यकीन करवाने को बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये क्रिएट होती है डिफरेंस डिफरेंट इफेक्ट से, जो हम लोग डे टू में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नफ्स पे आ जाते हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ नफ्स हैं: नफ्स अल अम्मारा, नफ्स अल लव्वामा और नफ्स अल मुतमइन्ना। नफ्स अल अम्मारा हमारी बात नहीं सुनता, वो बोलता है कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और तुम काम करो। मुझे गुस्सा आ रहा है, डॉक्टर जिसने कोई भी केस होगा डॉक्टर के मुंह पे तेजाब फेंक दो, किसी औरत ने रिजेक्ट कर दिया, उस औरत को तबाह कर दो, सही है, ज्यादती कर लो, रेप कर लो, धोखे दे दो, यूज कर लो, चोरी कर लो, ये सब है नफ्सल अम्मारा की स्टेट। सही है। नफ्सल लवामा में आप देख लेते हो कि मैं इस टाइप का इंसान हूँ और मुझे खुद पे कंट्रोल पाना है, और अब आप कंट्रोल पा रहे हो। और नफ्सल मुतमइन्ना में आप कंट्रोल पा लेते हो, डिसिप्लिन क्रिएट हो गया। सही है। मैनिपुलेशन नफ्सल अम्मारा और नफ्सल लवामा के दरमियान की स्टेट है, जिसके अंदर हम डिजायर को देख भी रहे होते हैं लेकिन देख भी नहीं पा रहे होते हैं।
है हमारा डर, डर ऑफ, जिसको हम लोग बहुत जेंजी इस्तेमाल करती है, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अर्जेंसी क्रिएट की जाती है कि मैं दोस्तों के ग्रुप से लीव कर जाऊंगा, दोस्त तो टॉक्सिक है लेकिन ग्रुप लीव नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हर कोई प्लान बन जाए और मजे कर लूं, साथ तफरी कर लूं जाके। टॉक्सिक लोगों के दरमियान रहना इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, या आप कुछ मिस कर जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको मैन्युफैक्चर्ड फेयर के स्टेट में ले आता है। मतलब बनाया हुआ मसनूई डर, जो एक्चुअली कुछ नहीं होता, खाली खुली सा एक पहाड़ होता है। मेरी बहन मुझे एक एग्जांपल देती है कि थर्माकोल की ईंट, ईंट तो होती ही कंक्रीट की है, सीमेंट की है, सही है, पत्थर की है, लेकिन थर्माकोल की ईंट मतलब फोम की ईंट, फोम की ईंट क्या ही लगेगी, और शक्ल पूरी ईंट जैसी है। जैसे सॉफ्ट टॉय समझ रहे हैं, एक सॉफ्ट टॉय है ईंट की शक्ल का, पत्थर की शक्ल का, मैं खींच के मारूं और जब लगे तो पता चले कि ये तो सिर्फ एक रुई का गोला है। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड फेयर। फिर आइडेंटिटी फ्यूजन, अपनी आइडेंटिटी बना लेना, किसी भी अपने आप को किसी भी इंसान से मुंसलिक कर लेना, किसी भी चीज से मुंसलिक कर लेना। लोग क्या कहेंगे, मैं तो मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया है और मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ग्रुप में हूँ जो नमाज नहीं पढ़ते, तो वो मुझे मुल्ला समझेंगे, इसलिए मैं बोल दूं कि अरे मैं मजहबी इंसान नहीं हूँ। अरे कोई बात नहीं, रह जाए तो रह जाए। और फिर दिल में टेंशन हो रही होती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और मैंने क्या कर दिया। खुद को ही मैनिपुलेट करते हैं। इसके साइंस हैं क्या, अपनी टाइमलाइन को कंप्रेस्ड कर देते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं आउटसाइड के इनपुट से, मतलब आउटसाइड के वर्ल्ड से, अपने लैंग्वेजेस को लोगों के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे यार मेरा ये दोस्त आ रहा है ना, तो ये बहुत गालियां देता है, तो मैं इसके साथ गालियां इस्तेमाल करता हूँ, और वो दोस्त बहुत आप जनाब करता है तो मैं उसके साथ आप जनाब से बात करता हूँ। दैट्स पीपल प्लीजिंग, पीपल प्लीजिंग ही कहेंगे, पीपल प्लीजिंग का ये पॉइंट है। फिर हर इंसान के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना। अरे हम तो अल्लाह के बड़े गुनाहगार इंसान हैं। आप ये बात क्यों कह रहे हो? आप ये बात मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप गुनाहगार हो। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब है, अच्छा मैनिफेस्टेशन को बहुत रॉन्ग लिया जाता है। मैनिफेस्ट अल्लाह का एक नाम भी है, जिसका जिस अरबिक का वर्ड है वो अज़ाहिर। इसका मतलब है द मैनिफेस्ट। अल्लाह ताला ने अपने आप को द मैनिफेस्ट कहा है। अल्लाह ताला ही सारी चीजों को क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप समझो दुआएं मांग रहे हो उस चीज की, जो बोल रहे हो एनएलपी की जबान में, अपनी लिंग्विस्टिक में डाल रहे हो कि आप एक गुनाहगार इंसान हो, आपका दिमाग बोल रहा है कि और गुनाह करो, मजे आ रहे हैं आपको, आपका दिमाग इस पे ट्रेन हो गया है। हर चीज डार्क साइकोलॉजी में कन्वर्ट हो। फिर अपने आप से सवाल करो कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मैं उससे महसूस क्या कर रहा हूँ, मुझे फायदा क्या हो रहा है, और अगर ये काम नहीं करता जब भी क्या फायदा। फिर डे 2 में हमने डिटेल में पढ़ा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्यों हमारा ह्यूमन बिहेवियर चाहता है कि वो किसी के ताबे आ जाए। क्योंकि हम लोग अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, हम तौहीद पे मानने वाले नहीं हैं। हम बोलते हैं कि हम शिर्क नहीं करते, लेकिन जब कोई हमें देख रहा होता है तो हम अपने सजदे लंबे कर लेते हैं। जब कोई हमें देख रहा होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा फेक बन जाते हैं, आर्टिफिशियल बन जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, अब तो आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग आने लगे। कंफॉर्मिटी प्रेशर का मतलब है कि लोगों की जजमेंट से अपने, लोगों की जजमेंट और अपनी जजमेंट को खुद पे हावी करना। सही है, लोग भी क्या कहते हैं इसकी भी परवाह करना। और ये क्रिएट, अगर इसकी रूट में जाया जाए तो आप जब भी लोगों की परवाह करते हो, जब आपने खुद बहुत लोगों को जज किया हो, आपके दिमाग को पता है कि मैं जब जज करता हूँ तो लोग मुझे भी जज करते हैं, द हेलो इफेक्ट। इसके अंदर आप ये देखते हो कि एक बहुत अच्छी इसके लिए स्टेटमेंट है कि इफ इट फील्स लाइक अ डक, इट वॉक्स लाइक अ डक, इट क्वैक लाइक अ डक, इट इज पॉसिबल दैट इट इज अ डक। अगर वो डक की तरह दिख रहा है, डक की तरह आवाज निकाल रहा है, डक की तरह चल रहा है, तो इट इज पॉसिबल कि वो डक ही हो, बत्तख ही हो। सही है, इसको बोलता है हेलो इफेक्ट। कि जो लग रहा है
जो दिख रहा है हो सकता है वही हो, लेकिन उधर आपको अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी होती है कि क्या ये असली में यही बात है या मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ। और अब मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा, ये लेयर्ड मैनिपुलेशन, एक के बाद एक। जैसे एक लड़का या लड़की अगर कोई आपसे इजहार करे कि वो आपसे मोहब्बत करता है, एक दफा करेगा, दो दफा करेगा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, आपको यकीन आना शुरू हो जाएगा कि हो सकता है ये इंसान वाकई में मोहब्बत करता हो। पता ये चले कि वो बस अपनी ईगो में आके आपसे बदला निकालना चाह रहा है, और एक दफा वो आपसे शादी कर ले, या शादी लड़की करे लड़का करे, उसके बाद उसकी नजर आपके पैसे पे हो या आपके ऊपर हो या व्हाट्सएप कोई नेगेटिव हो। तो आम इंसान का दिमाग ऐसे ही चलता है, लेकिन आप आम नहीं हो। अब आप आम पहले हो गए, आप एक अवाम हो गया, पब्लिक हो गए, लेकिन अब आप बहुत खास हैं। इतने खास हैं कि अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है कि आप संभल जाएं, और संभल जाएं और दूसरों को संभालें, आप पे जिम्मेदारी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इटसेल्फ इज अ पावर। अगर आप समझते हैं कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डार्क साइकोलॉजी में जी रहे हैं। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पावर समझते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सुपीरियर साइकोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, सुपीरियर साइकोलॉजी के दीन से ताल्लुक। दैट इज फॉर ऑल। एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अच्छा, एनएलपी हमें पॉजिटिविटी सिखाती है। आई एम लर्निंग एनएलपी राइट नाउ। अब डार्क साइकोलॉजी के बीच में कंफ्यूज कर रही है, ज्यादा फोकस उस पर रखना। डार्क देखें, एनएलपी को इस्तेमाल करना है। एनएलपी एक टेक्निक है, एनएलपी से भी आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, सही है। डार्क साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। डार्क साइकोलॉजी एनएलपी की तरह छोटा सब्जेक्ट नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। एनएलपी, डार्क साइकोलॉजी समझे बहुत खतरनाक है, इससे लड़ने के लिए नबी आया करते थे। डार्क साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो आपको हर जगह पे मिलेगा। कोई आपको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, डार्क साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस होती है, रूट। इसके लिए अगर आप मुसलमान हैं, आप सीरा पढ़ें। अभी कुरान तो नहीं पढ़े, अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो यूजुअली लोग बोलते हैं कि प्रायोरिटी में कुरान पढ़ो, तफसीर पढ़ो, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि तफसीर नहीं पढ़े अगर आपका अरबिक नहीं। आप पहले सीरा पढ़ें, कम से कम सीरा की 50 किताबें। आपके दिमाग खुलना शुरू होंगे, आप ओपन माइंडनेस में आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको डार्क साइकोलॉजी से लड़ाई करनी है या उससे मुकाबला करना है, तो रीड सीरा ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मुसलमान हैं या नहीं है, बायोग्राफी पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका दिमाग 100% ओपन होगा। और उसके बाद जब आपने सीरा पढ़ ली, अब आप अरबिक सीखें और कुरान को अपनी ओन लैंग्वेज में पढ़ें। ओन लैंग्वेज हमारी उर्दू नहीं है, अरबिक है। हम लोग उर्दू में पाकिस्तान में जब रहते हैं, इसकी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन एक मुसलमान की जो अपनी जबान होती है वो अरबिक है, क्योंकि वो अल्लाह के दीन पे है, और अल्लाह के दीन की जबान अरबिक है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। आप लोगों को मैं बता दूं, और ये बहुत खतरनाक बात कहने जा रही हूँ, कि अक्सर तफसीर में लिखा है नमाज, सही है। एनएलपी में जब हम लोग बात करते हैं लिंग्विस्टिक की, तो नमाज अ, एक संस्कृत का वर्ड है जो ग्रीक मेथोडोलॉजी से निकला है, जिसका मतलब पूजा है। और हम सबको पता है पूजा कौन लोग करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हिंदुओं की जबान में से उनका एक वर्ड पिक कर लिया और उसको बस अपनी जबान में चेंज कर दिया। अब आपको बताओ मैनिपुलेशन आपके साथ कहाँ कहाँ हुई है। गीता की जगह कुरान रखा, मस्जिद की जगह आ, मंदिर रखा, पूजा की जगह नमाज रखा, रोजे क्या बोलते हैं उनको, उपवास की जगह हमारा रोजा रखा। ये मैनिपुलेशन की गई है हमारे इस्लाम के साथ। हम बोलते हैं कि हम रिलीजियस नहीं है। अरे
हमारा दीन है ना, हमारा दीन है, हमारा रिलीजन नहीं है। हम लोग दीन इस्लाम में रहते हैं, सिस्टम ऑफ इस्लाम में। इस्लाम मजहब नहीं है। मजहब भी है। अगर किसी आप बात कर रहे हो किसी भी नॉन रिलीजियस इंसान से या डिफरेंट रिलीजियस इंसान से, तो आप उस वक्त रिलीजियस रिलीजन के तौर पे बताओगे। लेकिन लेकिन इटसेल्फ में ये एक सिस्टम है। डार्क साइकोलॉजी एक नेगेटिव सिस्टम है, इसको आप सिर्फ सुपीरियर सिस्टम से ही रिबटल कर सकते हो। ठीक है, और बस हम लोग अपनी क्लास एंड कर रहे हैं जैनब। वैसे 1 घंटे की क्लास होती है हमारी। आज सेकंड लास्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, कल हमारी आखिरी क्लास होगी। तो मेक श्योर अपने क्लास का आप लोग टाइम बढ़ा लेंगे। अगर कल हमारी लंबी बात होगी, इंशाल्लाह सवाल सबके लिए जाएंगे और अच्छे से लिए जाएंगे। आज तो क्लास अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में खत्म हो गई है। कल समझाते समझाते हमारे 10:15 की क्लास चली गई। ठीक है, कोई मस्ती की बात नहीं है। आप लोगों से मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आज कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहा होगा जो आपको समझ ना आए। अगर समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करके अपनी बात बता सकते हैं। कोई सवाल आप लोगों का तो कर लीजिए, अदरवाइज हम क्लास एंड। अब हमने उठना कैसे है इसको, अब हमने बहुत अंदर तक समझ लिया है, इसके इस कीड़े को समझ लिया जो जड़ में लगा हुआ है। अब हमें उठना कैसे है, ये हमें देखना है। आजादी कैसे हासिल करते। नो नो, अल्हम्दुलिल्लाह हाजा मिन फजल रब्बी। ये मेरे रब का एहसान है कि मेरे रब ने मुझे चूज किया ये बोलने के लिए। और आप सब लोगों को इंडिविजुअल में अल्लाह ताला ने चूज किया है ये सब सुनने के लिए। मैं ऐसी कोई भी खास बात नहीं कर, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। आप लोग आए मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा उमर आपका, ये दूसरा उमर, एनएलपी सीबीटी डार्क साइकोलॉजी, इनमें क्या फर्क है। एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। आपके दिमाग के सेल्स को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, ये एक पूरी स्टडी है। फिर सेकंड स्टडी है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी। ये थेरेपीज है, बिहेवियर को जब देखा जाता है एक इंसान के ऊपर इतनी डार्क साइकोलॉजी की ये बिहेवियर्स हैं, तो उनकी थेरेपी की जाती है, बिहेवियरल थेरेपी है, कम्युनिकेट किया जाता है। सही है। और डार्क साइकोलॉजी ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई स्टडी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको हर जगह मिलेगा। मैनिपुलेशन आपके साथ कोई भी कर सकता है, किसी भी जगह कर सकता है, कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी दीन का, मजहब का, किसी भी दुनिया का, मार्स का, जुपिटर का। डार्क साइकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे समझना पड़ेगा। आप मुझसे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। कैन आई लीव, यस यस, आप चले जाओ। अभी मैं बस सेशन एंड कर रही हूँ। किसी और का कोई सवाल है, इसको डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल सब डिटेल में बताऊंगी। आज हम लोग अपनी क्लास एंड करते हैं। इसको कैसे पढ़ना है डिटेल में मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगी। आप लोग फिर हर जगह सारी जिंदगी डार्क साइकोलॉजी पढ़ते रहे, इंशाल्लाह इसका मुकाबला कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।